हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। माफ कीजिएगा छोटा चैप्टर अपलोड करने के लिए। नेक्स्ट टाइम कोशिश जरूर करूँगा लॉन्ग चैप्टर्स अपलोड करने की। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आगे की स्टोरी को बिना देरी किए। लेट्स स्टार्ट। 26 एहसास को धोखा देना। सभी बच्चे बस में बैठकर वापस मुंबई के लिए निकल चुके थे। इधर होटल में पार्थिक अभी भी एहसास को समझाकर थक चुका था कि वो उससे शादी कर रहा है, वो उससे प्यार करता है, लेकिन एहसास के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। उसके मुंह से बार बार एक ही वर्ड निकल रहा था, ये सब गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। अचानक से पार्थिक एक जोर का थप्पड़ जड़ देता है और एक पल के लिए सब कुछ सुन हो जाता है। आपने मुझे मारा, एहसास आंसू भरे आंखों से देखते हुए कहती है। हाँ मारा, क्या करूं, तुम्हारी पागलपन देखूं। तुम मेरी बात सुन नहीं रही हो क्यों? और ये क्या बार बार रट लगाए बैठी हो? ये सब नहीं होना चाहिए था, ये गलत है। हाँ, कुछ गलत नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आज से नहीं बल्कि उस पहली मुलाकात से, जब तुम पहली बार मुझसे मिली थी, मैं तब से प्यार करता हूँ। समझी? और तुम नहीं करती तो क्या हुआ? हम साथ रहेंगे तो धीरे धीरे प्यार हो जाएगा, और वैसे भी मेरा प्यार ही हम दोनों के लिए काफी है। पार्थिक कहता है। एहसास बस उसे अपनी आंसू भरी आंखों से देख रही थी। पार्थिक उसे गले से लगा लेता है। चलो अब रोना बंद करो और एक अच्छी बच्ची के जैसे कपड़े चेंज करो और मेरे साथ चलो, पार्थिक कहता है। एहसास चुपचाप बाथरूम में चली जाती है। उसके जाते ही पार्थिक किसी को कॉल करता है। जेट रेडी रखो, हम यहाँ से निकल रहे हैं। थोड़ी देर बाद एहसास एक छोटी सी फ्रॉक पहनकर बाहर आती है। पार्थिक उसे प्यार भरी नजरों से देखता है और फिर उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ चला जाता है। दोनों वहीं होटल में बैठकर खाना खाते हैं और फिर वहीं से सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। एयरपोर्ट पर एक जेट खड़ी थी। दोनों जेट में बैठकर उड़ान भर लेते हैं। एहसास काफी शांत बैठी हुई थी और उसकी चुप्पी पार्थिक को चुभ रही थी, क्योंकि एहसास एक फ्री माइंडेड लड़की थी। वो भी चुप रहता है और अपने फोन में कुछ करते रहता है। इन सभी घटनाओं के पूरे 1 महीने हो चुके थे और इन 1 महीनों में एहसास काफी नॉर्मल हो चुकी थी और पार्थिक भी उससे काफी प्यार करने लगा था। एहसास के तबीयत ठीक न होने के कारण वो आज भी घर पर रुकी हुई थी, जबकि पार्थिक किसी काम से बाहर गया हुआ था। कॉलेज तो जाना नहीं था क्योंकि कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी, समर वेकेशन की। एहसास इस वक्त पार्थिक के विला में थी और वो सीढ़ियों से होते हुए नीचे आ रही थी। अचानक से उसे चक्कर आने लगते हैं। वो खुद को संभालती है और हॉल के सोफे पर जाकर बैठ जाती है। लीना आंटी, एहसास एक मेड को आवाज देती है। तुरंत ही एक मेड भागते हुए उसके पास आती है। क्या हुआ मैडम? लीना आंटी बोलती है। लीना आंटी, आप किसी फीमेल डॉक्टर को घर बुलवा देंगी। एक्चुअली मेरी तबीयत काफी खराब है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। एहसास कहती है। क्यों नहीं मैडम। ये कहते हुए लीना अपने फोन से एक फीमेल डॉक्टर को कॉल करती है और घर आने को कहती है। थोड़ी देर में एक डॉक्टर घर आ जाती है और एहसास को चेक करने लगती है। कॉन्ग्रेट्स मिसेस अहलूवालिया, आप प्रेग्नेंट है, डॉक्टर कहती है। व्हाट? एहसास जोर से बोलती है। यस मैडम, आप सच में 1 मंथ की प्रेग्नेंट है, डॉक्टर कहती है। ये सुनकर एहसास काफी खुश होती है और अपने पेट पर हाथ फेरती है। फिर वो तुरंत कहती है, आप इस बारे में किसी को कुछ भी मत कहना, मैं सबको ये बात खुद बताऊंगी। डॉक्टर उसकी बात मान जाती है। इधर पार्थिक इस वक्त एक होटल के प्राइवेट रूम में बैठा हुआ था। उसके ठीक सामने एक लड़की बैठी हुई थी, जो उसे लस्ट भरी नजरों से घूर रही थी। तो फाइनली मिस्टर पार्थिक अहलूवालिया को टाइम मिल गया मेरे लिए। हाँ, वो लड़की उसके पास आते हुए कहती है। तेरे लिए तो मेरे पास हमेशा से टाइम है रीवा, फिर तुझे ऐसा क्यों लगता? ये कहते हुए पार्थिक इसके हाथों को पकड़ लेता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं, जैसे कि जन्मों के भूखे हों और अपनी भूख मिटा रहे हो। वो दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए राजी नहीं थे, इस बात से बेखबर कि कोई उनकी प्राइवेट मोमेंट को कैमरा में कैप्चर कर रहा है। इधर एहसास को फोन पर फोन आता है कि उसे कल से पीस इंडस्ट्रीज ज्वाइन करनी है। इस बात से एहसास काफी खुश होती है। वो दिन भर और रात भर पार्थिक का वेट करती है, लेकिन वो नहीं आता है और नहीं उसका फोन आता है। कुछ सोचते हुए एहसास पार्थिक के फोन पर फोन करती है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। अगली सुबह एहसास रेडी होकर नीचे आती है और बिना किसी एसएम कुछ बोले घर से बाहर चली जाती है। वो बाहर खुद की गाड़ी लेने के बजाय एक ऑटो लेती है और वहां से पीस इंडस्ट्रीज के लिए निकल जाती है। वो कंपनी में जाती है और अपना जॉइनिंग लेटर दिखाती है। रिसेप्शनिस्ट उसे ग्रैंड फ्लोर पर जाने के लिए कहती है। एहसास उसे थैंक यू बोलकर सीधे ग्रैंड फ्लोर पर चली जाती है।
ग्राउंड फ्लोर पर उसे एक जाना पहचाना शख्स मिलता है। अरे ड्राइवर भैया आप यहाँ, एहसास मुस्कुराते हुए बोलती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो ड्राइवर कहता है, मैं यहाँ आज ही ज्वाइन हुई हूँ मिस्टर पीएस के पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर। एहसास कहती है, व्हाट पर्सनल असिस्टेंट? वो ड्राइवर पूछता है। एहसास उसे अपना ज्वाइन लेटर दिखाती है। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो? एहसास पूछती है। मैं मिस्टर पीएस का असिस्टेंट हूँ और तुम्हारा बॉस भी, समझे? तो आगे से तुम मुझे ड्राइवर नहीं कह सकती हो, समझी? वो शख्स कहता है, ओ हेलो सर, माय नेम इज एहसास बत्रा। ये कहते हुए एहसास अपना हाथ आगे बढ़ाती है। आई एम ओरियन जिंदल। वो लड़का यानी कि ओरियन कहता है, चलो तुम्हें काम बताता हूँ, वैसे भी आज सर आने से रहे। ओरियन कहता है, शो सर। ये कहते हुए दोनों एक केबिन में चले जाते हैं। सो मिस बत्रा, ये रही आपकी केबिन और आइए मैं आपको काम बताता हूँ। ये कहते हुए वो उसे काम बताने लगता है। इधर पार्थिक सिर्फ पेंट पहनकर उस लड़की के गोद में लेटा हुआ था और वो लड़की भी उसके सीने पर अपने हाथों को रब कर रही थी। वैसे हम काफी सालों बाद मिले हैं ना? क्या कहते हो एक और राउंड हो जाए? ये कहते हो दोनों फिर से एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं। आई लाइक योर स्मेल। आज पूरे दिन कंपनी में काम करने के बाद एहसास रात को 8 बजे के करीब घर आती है तो देखती है कि पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ है। वो अंधेरे में ही अपने हाथ को इधर उधर मारते हुए आवाज लगाती है, कोई है? लीना आंटी। लीना आंटी आप कहाँ हैं? सर। लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। एहसास का पूरा शरीर डर से कांपने लगता है और उसके हाथ से बैग छुटकर नीचे गिर जाता है। नो नो नो। इतना कहते हुए वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। उसके नीचे गिरते ही लाइट वापस आ जाती है और सामने सोफे पर पार्थिक बैठा हुआ उसे डेविल स्माइल करते हुए देख रहा था। वो सोफे पर से उठकर उसके पास जाता है और उसे देखता है। फिर वो उसके गालों को काफी जोर से पकड़ता है और कहता है, इतनी जल्दी टूट गई मेरी जान? अभी तो और बाकी है। कितनी कमजोर हो न तुम। तुम्हें टॉर्चर करने में मजा आएगा। तुम्हारी एक एक चीख उनके रूह को शांति दिलाएगी। जितनी वो तड़पी हैं और जैसे तड़पी हैं वैसे वैसे मैं तुम्हें तड़पाऊंगा, तब जाकर उनके आत्मा को शांति मिलेगी। ये कहते हुए वो काफी बेरहमी से उसे घसीटते हुए ऊपर की तरफ लेकर चला जाता है। वो उसे ले जाकर एक अंधेरी रूम में फेंक देता है और बाहर से दरवाजा बंद करके चला जाता है। इस वक्त घर में कोई नहीं था। वो एक बंद कमरे के दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और काफी देर के बाद वो बाहर निकलता है। फिर वो उस अंधेरे रूम के पास जाता है और अंदर से एहसास को बाहर निकालता है। कितनी मासूम हो न तुम, आसानी से मेरे झांसे में फंस गई। अगले दिन जब एहसास की नींद खुलती है तो वो खुद को बेड पर पाती है। वो जल्दी से उठकर अपने बगल में देखती है, लेकिन यह वहां कोई नहीं था। क्या सर कल भी घर नहीं आए थे? वो कुछ सोचकर पार्थिक को कॉल लगाने की सोचती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि उसका फोन बंद आ रहा था। वो फिर से मायूस होकर बाथरूम में चली जाती है। जैसे ही वो बाथरूम से नहाकर बाहर आती है, उसका फोन बजता है। वो देखती है कि ओरियन उसे कॉल कर रहा है। ये मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? वो कॉल रिसीव करती है। हेलो एहसास, तुम जल्दी से ऑफिस आ जाओ, सर आज ऑफिस आ रहे हैं। ओके मैं पहुंच रही हूँ। इतना कहकर एहसास जल्दी से कपड़े पहनती है और अपना बैग लेकर सीधे विला से बाहर चली जाती है। वो जल्दी से टैक्सी में बैठती है और सीधे पीज इंडस्ट्रीज के लिए निकल जाती है। जब वो ऑफिस पहुंचती है तो देखती है कि ऑफिस के सारे एम्प्लॉय एक लाइन में हाथ में बुक के लिए खड़े हैं। वो उन्हें इग्नोर करके जल्दी से ओरियन के पास जाती है। भाई ये सब क्या हो रहा है? एहसास पूछती है। यीशु आज इतने महीनों के बाद सर ठीक होकर ऑफिस आ रहे हैं। बस इसलिए पूरा ऑफिस उनके स्वागत के लिए तैयार बैठा है। चलो हम दोनों को उन्हें रिसीव करने के लिए जाना है। इतना कहकर ओरियन उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए सीधे बाहर की तरफ चला जाता है। कुछ ही देर में बाहर एक बड़ी सी रॉयल रोल्स आकर रुकती है और उसके पीछे ही और कई सारी गाड़ियां। उन गाड़ियों में से बॉडीगार्ड बाहर निकलकर एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। ओरियन बड़ी अदब के साथ जाकर दरवाजा खोलता है। अंदर से एक शख्स बाहर निकलता है जिसने ब्लैक बिजनेस सूट, पैरों में शूज, हाथों में एक्सपेंसिव वॉच, जेल से सेट किए हुए बाल और मुंह पर मास्क पहने हुए, हाथों में ग्लव्स, गोल्डन आंखें, एकदम टॉल। ये सच में काफी हैंडसम था और इसके आसपास का ऑरा एकदम खतरनाक। उसे देखते ही एहसास की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो अपने मन में सोचने लगती है, अरे यार ये तो वही आदमी है जिसने उस दिन मेरी मदद की थी। कहीं ये मुझे पहचान न जाए। ओह गॉड क्या करूं मैं?
अचानक से उसकी ध्यान अपनी हाथ पर जाती है, जिसे देखकर वो स्माइल करती है और फिर कहती है, ये मुझे कैसे पहचान सकते हैं? जब मैं इनसे मिली थी तब पूरी तरह से मिट्टी से गीली थी, एकदम गंदी दिख रही थी। वो एक गहरी सांस लेती है। तभी उसे ओरियन की आवाज आती है, यीशु, वुड इशारा करता है। एहसास आगे आती है और फ्लावर बुके उसे देते हुए कहती है, वेलकम सर। वो शख्स उसे एक नज़र देखता है। एहसास ने पूरी तरह से खुद को कवर करके रखा था। फुल स्लीव वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट के साथ एक ब्लैक ब्लेजर, पोनी किए हुए बाल, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक, आंखों में काजल, इसके अलावा उसके हाथों में बस एक ब्रेसलेट थी। वो अपनी सिर को हिलाते हुए बुके को लेकर अपने गार्ड को दे देता है। वो आगे बढ़ता है, उसके पीछे ओरियन और एहसास, और साथ में कुछ सिक्योरिटी गार्ड। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे, सभी उन्हें वेलकम बैक टू ऑफिस सर ऐसे कुछ बोल रहे थे। वो सबको देखते हुए सीधे अपने पर्सनल लिफ्ट में घुस जाता है। ओरियन भी उसके साथ जाता है, लेकिन एहसास वहीं रुक जाती है, जिसे देखकर उस शख्स यानी कि पीएस की आंखें छोटी हो जाती है। ओरियन तुरंत खींचते हुए एहसास के अंदर कर लेता है। कुछ हो सेकंड में तीनों एकदम ऊपरी फ्लो पर होते हैं। लिफ्ट खुलती है और तीनों बाहर निकलते हैं और सीधे पीएस के प्राइवेट केबिन में चले जाते हैं। जैसे ही एहसास केबिन के देखती है, हैरान ही जाती है, क्योंकि ये केबिन काफी बड़ी और खूबसूरत थी। यहाँ रखी हुई हर एक चीज वेल मेंटेन थी। तभी एहसास की नज़र वहां रखे एक फ्लावर पर गई। उस फ्लावर को देखकर वो हैरान ही जाती है। वो अपने मन में कहती है, ये ऑर्किड्स फ्लावर तो सर को बहुत पसंद है। ये यहाँ क्या कर रहा है? वो कभी उस फूल को देखती तो कभी पीएस की आंखों को। क्या ये सर हो सकते हैं? फिर वो खुद से कहती है, ये कैसे पॉसिबल है? कहाँ सर और कहाँ ये सर नहीं हो सकते हैं, मैं भी कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। पीएस अपनी चेयर पर बैठता है। सर, ये है आपकी न्यू सेक्रेटरी, आई मीन पर्सनल असिस्टेंट, एहसास बत्रा। और यीशु, ये है हमारे इस पीएस इंडस्ट्रीज के बॉस मिस्टर पीएस, ओरियन कहता है। हेलो सर, एहसास काफी फॉर्मल वे में बोलती है। वो बस सिर हिला देता है। यान भाई, अभी कोई काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो जाने लगती है। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, मिस बत्रा, मेरे लिए एक कप ब्लैक कॉफी लेकर आएंगी? ये सुनते ही एहसास पलटकर पीएस की तरफ देखती है। ये देखकर ओरियन अपना माथा पीट लेता है। ये सर भी न लगता है इस बेचारी को सिर्फ डरा डरा कर जान ले लेंगे। यीशु, इसी फ्लो पर लेफ्ट साइड में किचन है, तुम वहां से सर के लिए कॉफी लेकर आओ। ओरियन कहता है, हाँ। ये कहते हुए एहसास बाहर चली जाती है। वो लगातार सोचते हुए जा रही थी, ये सब क्या हो रहा है? बॉस की आवाज मुझे बिल्कुल सर के जैसी क्यों सुनाई दे रही है? फिर वो अपना माथा पीटते हुए कहती है, आह यीशु, तू भी ना एकदम से पागल हो गई है। लगता है इतने दिनों से सर के आसपास न होने से तू उन्हें कुछ ज्यादा ही मिस कर रही है। वैसे बेबी, आप भी मिस कर रहे हो ना अपने डैडी को? ये कहते हुए वो अपने पेट पर हाथ रखती है। इधर केबिन में पीएस ओरियन की तरफ देखता है तो वो बोलना शुरू करता है, सर, इस लड़की का नाम एहसास बत्रा है। एक गांव से बिलोंग करने वाली लड़की है। इसके फैमिली मेंबर्स इसके अलावा सिर्फ इसकी नानी है। पूरी फैमिली की डेथ एक एक्सीडेंट में हो चुकी है। जब ये 2 साल की थी तभी पूरी पढ़ाई गांव और गांव के पास के स्कूल में करने के बाद ये यहाँ ग्रेजुएशन करने के लिए शहर में आई है। इसने आपके ही कॉलेज में एडमिशन लिया है, स्कॉलरशिप के थ्रू। स्टेटस फिलहाल के लिए शायद सिंगल है, लेकिन ऐसा अफवाह है कि कॉलेज का एक प्रोफेसर पार्थिक अहलूवालिया इसके ऊपर लट्टू है। इतना कहकर ओरियन चुप हो जाता है। इधर एहसास जल्दी से एक ब्लैक कॉफी लेकर केबिन में आती है। वो जैसे ही दरवाजा नोक करती है, अंदर से एक डरावनी आवाज आती है, कम इन। एहसास डरते हुए अंदर जाती है और टेबल पर कॉफी रखते हुए कहती है, सर, आपकी कॉफी। पीएस हाँ में सिर हिला देता है। सर, क्या मैं अब जाऊं? एहसास पूछती है। वो हाँ में सिर हिलाता है। एहसास भागते हुए बाहर की तरफ चली जाती है। उसके जाते ही पीएस कॉफी नीचे रखता है और कहता है, फाइनली तुम मेरे पास आ ही गई फील। बस कुछ कदम और तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। इतना कहकर वो उस कप को स्नीफ करता है और कहता है, आई लाइक योर स्मेल। आपका मिसकैरेज हुआ है। एहसास जब रात को घर लौटती है तो वो काफी थकी हुई होती है। एक तो प्रेगनेंसी और ऊपर से आज पीएस ने उसे इतना दोहराया कि बेचारी की हालत किसी मरी हुई इंसान के जैसी हो गई थी। लीना आंटी, एक कप कॉफी प्लीज। एहसास हॉल में बैठते हुए कहती है। जी मैडम, ये कहते हुए लीना उससे एक कप कॉफी लेकर देती है।
आंटी क्या सर घर आ गए? एहसास पूछती है। हाँ मैडम, सर की गाड़ी बाहर है, मतलब कि वो आ गए हैं, लीना आंटी कहती हैं। ये सुनकर एहसास जल्दी से ऊपर की तरफ जाती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलने वाली होती है कि उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कैसी है? इतनी अजीब सी आवाज है। एहसास चारों तरफ देखती है लेकिन कोई नहीं दिखता है। वो जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो हैरान हो जाती है और उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, क्योंकि सामने बेड पर पार्थिक एक लड़की के ऊपर लेटा हुआ था। एहसास के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था और वो पीछे हटने लगती है, तभी एक फ्लावर वास उसके हाथ से लगकर नीचे गिर जाता है, जिससे पार्थिक उसके तरफ देखता है। वो बस उसे देखकर स्माइल करता है। सर, ये कहते हुए एहसास गुस्से में आगे जाती है और पार्थिक को उस लड़की के ऊपर से खींचकर नीचे कर देती है। वो उस लड़की के बालों से पकड़कर उठाती है और खींचकर एक थप्पड़ मारती है। हाउ डरे यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड पर नजर डालने की? और आप इसे बस देख रहे थे? एहसास गुस्से से घूरते हुए कहती है। मैं क्या कहूँ? कुछ भी नहीं। वैसे भी हम मर्दों की भी कुछ नीड होती है। तुम तो खुद को छूने नहीं दोगी तो हमें बाहर ही जन पड़ेगा ना। और वैसे भी खुद को देखो और इसे देखो, कितना फर्क है दोनों में। मतलब कहाँ तुम और कहाँ ये? पार्थिक कहता है। सर, एहसास जोर से बोलती है। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? एहसास उसे पकड़ते हुए कहती है। पार्थिक तुरंत उसे खुद से दूर कर झटके से नीचे गिरा देता है, जिससे एहसास का सिर टेबल से टकरा जाती है और वहां से ब्लड आने लगता है। पार्थिक उसे इग्नोर करके उस लड़की के साथ बाहर चला जाता है। एहसास इस बात से काफी टूट जाती है। अब ये काम हर रोज होने लगा था। दिन में एहसास को पीएस फिजिकली होम करता, पूरे दिन दौड़ा दौड़ा के, और रात को पार्थिक मेंटली टॉर्चर करता। जहां पीएस पूरी तरीके से एहसास में इंटरेस्टेड था। वो कभी उसे अचानक से किस कर लेता तो कभी उसे हक कर लेता। एहसास काफी परेशान हो गई थी। इसी बीच उसके कॉलेज भी खुल चुके थे, लेकिन एहसास की कोई खबर नहीं थी। पराग और रिद्धिमा भी परेशान थे। साथ ही में पार्थिक भी परेशान होने की एक्टिंग करता है। लगातार 3 महीने तक दोनों तरफ से टॉर्चर होते होते एहसास काफी वीक हो चुकी थी। लेकिन इस बीच में उसने एक बार भी अपने बच्चे को होम नहीं किया था। आज एहसास हॉस्पिटल आई थी। डॉक्टर उसकी सोनोग्राफी कर रही थी। अचानक से एहसास के कानों में धक धक की आवाज जाती है तो वो डॉक्टर के देखती है। डॉक्टर हाँ में सिर हिलाती है। डॉक्टर, क्या मैं इसे रिकॉर्ड कर सकती हूँ? एहसास पूछती है। डॉक्टर हाँ में सिर हिलाती है। धड़कन अपना फोन डॉक्टर को दे देती है। डॉक्टर उसमें बच्चे ही हार्टबीट रिकॉर्ड करती है। थोड़ी देर में चेकअप के बाद ऑफिस जाने के लिए निकल जाती है। वो थोड़ी देर में हॉस्पिटल से बाहर कर सबसे पहले एक गिलास ताज़ा जूस पीती है। चलो एहसास, बहुत जल्दी ही वक्त आने वाली है जब तुम सबको उनके औकात दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने बच्चे को सुरक्षित रखनी है। वो ऑटो लेकर सीधे ऑफिस चली जाती है। वो अपने केबिन में जाती है और आराम करने के बाद एक फाइल लेकर पीएस के केबिन में जाती है। मे आई कम इन सर? एहसास बोलती है। तुम्हें कब से मेरी परमिशन की जरूरत पड़ गई फील? आओ, पीएस बहुत ही प्यार से बोलता है। एहसास अंदर जाती है और फाइल उसे देती है। सर, इसमें आपकी सिग्नेचर चाहिए। पीएस बहुत ही प्यार से उसे देख रहा था, क्योंकि प्रेगनेंसी के कारण एहसास काफी खूबसूरत लग रही थी। अरे तुम खड़ी क्यों हो, बैठो। पीएस कहता है। थैंक यू सर, बट आप प्लीज इसके ऊपर साइन कर दीजिए, मुझे और भी फाइल्स बनानी है। एहसास कहती है। उसकी बातें सुनकर पीएस उसके पास जाता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है। क्या बात है फील, तुम इतनी परेशान क्यों हो? किसी ने कुछ कहा? बताओ मुझे। नहीं सर, मैं परेशान नहीं हूँ, बस फाइल्स रेडी करने के बाद मुझे जल्दी घर भी जानी है। एहसास कहती है। हम आई नो। ये कहते हुए पीएस उस फाइल को बिना देखे ही साइन कर देता है। एहसास जल्दी से फाइल लेकर निकल जाती है। फिर वो पूरे दिन काम करने के बाद घर चली जाती है। घर जाकर उसे वही चीज मिलती है। पार्थिक आज फिर से उसी लड़की के साथ रोमांस कर रहा था। वो उसे इग्नोर करके वो अपने रूम के तरफ बढ़ जाती है। ये देखकर पार्थिक को बहुत जोर से गुस्सा आता है और वो उस लड़की के ऊपर से उठकर सीधे एहसास के पीछे जाता है और उसे जोर से धक्का दे देता है, जिससे एहसास खुद को संभाल नहीं पाती है और सीधे नीचे गिर जाती है। वो सीढ़ियों से गिरते हुए नीचे चली आती है। उसके लोअर बॉडी से खून निकलने लगता है और इसके हाथ पैर में भी काफी चोट लग गई थी। घर में कोई भी मेड या सर्वेंट नहीं थी। पार्थिक उसे इग्नोर करके सीधे अपने रूम में चला जाता है। वो लड़की एहसास को देखती है।
और फिर बड़ी अदा से चलते हुए उसके पास आती है और उसके हाथों पर अपने हील से कुचलते हुए कहती है, बहुत घमंड था ना तेरे अंदर, अब देख कैसे मैं तेरी सारी हेकड़ी निकालती हूँ। ये कहकर वो नीचे गिरने की एक्टिंग करती है और जोर से चिल्लाती है। पार्थिक, जो अभी रूम के अंदर जा नहीं पाया था, वो भागते हुए नीचे आता है और देखता है कि वो लड़की नीचे गिरी हुई है। वो उसे जल्दी से उठाता है। हे, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बोलती है। पार्थिक को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे एहसास के पास जाता है और काफी जोर से उसके पेट पर मारता है। वो एक एक करके 3-4 लात उसे मार देता है, जिससे एहसास के मुंह से खून बाहर निकल जाता है। वो उस लड़की को लेकर वहां से बाहर चला जाता है। एहसास दर्द से वहीं तड़प रही थी, लेकिन उसके दर्द को सुनने वाला कोई नहीं था। वो बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब एहसास की नींद खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। वो अपनी सिर उठाकर देखती है तो उसके पास लीना आंटी बैठी हुई थी। एहसास उठकर बैठने को होती है। आराम से रहो, मैं हेल्प करती हूँ, लीना आंटी कहती है और उसे उठने में हेल्प करती है। एहसास को अपने पेट में काफी दर्द फील होता है और उसका हाथ उसके पेट पर चली जाती है। मेरा बच्चा, वो पूरे पेट को टटोलने लगती है। मेरा बच्चा कहाँ है? लीना आंटी, मेरा बच्चा, वो चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने से डॉक्टर भागते हुए वार्ड में आती है। मिसेज अहलूवालिया, प्लीज कम डाउन। लेकिन एहसास कुछ सुनने को रेडी नहीं थी। डॉक्टर, मेरा बच्चा, एहसास पैनिक करते हुए पूछती है। आई एम सॉरी मिसेज अहलूवालिया, अब आपका बेबी इस दुनिया में नहीं है। आपका मिसकैरेज हो गया है, डॉक्टर कहती हैं। ये सुनते हो एहसास पूरी तरह से सुन हो जाती है। ये तेरी माँ है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, एहसास उठते ही अपने पेट को टटोलने लगती है। लीना आंटी, मेरा बच्चा, एहसास पैनिक करने लगती है। ये देखते ही लीना आंटी जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरा बच्चा वो ठीक तो है ना? एहसास पूछती है। देखिए मिसेज अहलूवालिया, पहले आप शांत हो जाए, जस्ट कम डाउन, हम डॉक्टर कहती है। डॉक्टर के बातों से एहसास खुद को शांत करती है और फिर डॉक्टर के तरफ देखती है। आई एम सॉरी मिसेज अहलूवालिया, लेकिन हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। आई एम रियली सॉरी, प्लीज संभालिए खुद को, डॉक्टर कहती है। ये सुनते ही एहसास एकदम से सुन हो जाती है। उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था, बस यही सुनाई दे रहा था कि उसका बच्चा अब नहीं रहा। उसकी हालत देखकर लीना आंटी को बहुत बुरा लग रहा था। वो उठकर उसके पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है। एहसास, संभालो खुद को, तुम ऐसे नहीं टूट सकती, लीना आंटी कहती है। मैं टूटी नहीं हूँ लीना आंटी। टूटी हुई तो मैं पहले थी, लेकिन अब नहीं। जिनके वजह से मैंने मेरे बच्चे को खोया है, मैं उसे इतनी दर्द दूंगी कि उसे खुद से नफरत हो जाएगी। लीना आंटी, आप मुझसे वादा करिए, आप इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएंगी, यहाँ तक कि खुद मिस्टर अहलूवालिया को भी नहीं। आप मुझसे वादा करिए। एहसास बिना किसी भाव के कहती है। मैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, कभी भी नहीं। ये एक माँ से वादा है, लीना आंटी कहती हैं। एहसास लीना आंटी से उनका फोन मांगती है और किसी को कॉल करती है। इट्स मी वाईआर, उनसे कह दो कि आज से 5 दिन बाद वो मुझे उसी जगह से पिकअप करे जिस जगह मैं मिलती हूँ। अब वक्त आ गया है कि मैं वापस लौट जाऊं। इस नंबर पर कॉल मत करना, और हाँ, मैं कॉल की हूँ, इसका डाटा भी डिलीट कर देना। इतना कहकर एहसास कॉल कट कर देती है और लीना आंटी को फोन दे देती है। वो खुद को फोन से किसी को कॉल करती है। क्या तुम मुझे हॉस्पिटल से पिकअप कर सकती हो? थोड़ी ही देर में रिद्धिमा और पराग दोनों भागते हुए वार्ड के अंदर आते हैं। येसु, इतना कहकर दोनों उसे गले से लगा लेते हैं। तू कहाँ थी इतने दिन से, तुझे पता है हमने तुझे कितना मिस किया। तेरा फोन बंद आने के कारण हम दोनों कितने परेशान ही गए थे। डोंट वरी, मेरे लिए इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम दोनों को कुछ बताना है। एहसास कहती है। क्या बताना चाहती हो? रिद्धिमा पूछती है। कुछ जरूरी रिधु, जो तेरा और राग का जानना बहुत जरूरी है। एहसास कहती है। क्या बताना चाहती हो तुम बताओ, पराग कहता है। नहीं राग, यहाँ नहीं, कहीं और। तुम दोनों मुझे लेकर चलो वहां। एहसास कहती है। लेकिन बेटा, आपकी तबीयत। लीना आंटी कहती हैं। क्या फर्क पड़ता है लीना आंटी, वैसे भी मुझे इतने दर्द को आदत है। पैदा होते ही मैंने अपने माँ बाप को खो दिया। मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। जब मैंने उसे सह लिया तो ये क्या है? आंटी, आप घर चली जाए, और हाँ, आज के बाद से आप मेरा वेट मत करिएगा। शायद मैं अब कभी घर लौट कर आऊं। एहसास कहती है। ये आप क्या कह रही हैं बेटा? आप जानती हैं ना, आपके बिना हम में से कोई भी वहां नहीं रहेगा। लीना आंटी कहती हैं। जानती हूँ आंटी,
मैं आपके एक एड्रेस दे रही हूँ, आप वहां जाए और मेरी ये लॉकेट उन्हें दिखा दीजिएगा। आप लोगों को काम मिल जाएगा। एहसास कहती है और एक एड्रेस के साथ लॉकेट भी दे देती है। ये एड्रेस। लीना आंटी उसे देखते हुए कहती हैं। हाँ आंटी, ये मेरी एक फ्रेंड की है, आपको वहां जॉब मिल जाएगी। आंटी आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं चलती हूँ, इतना कहकर एहसास नीचे उतरने की कोशिश करती है। रिद्धिमा और पराग दोनों उसे थाम लेते हैं। हमारे होते हुए तुझे इतनी दर्द सहने की कोई जरूरत नहीं है, समझी, पराग कहता है। एहसास बस हाँ में सिर हिला देती हैं। तीनों हॉस्पिटल से बाहर आते हैं और गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। वो तीनों शहर से बाहर एक सुनसान रास्ते में जाते हैं तो उन्हें एक घर दिखाई देता है जो काफी टाइट सिक्योरिटी के साथ घिरी हुई थी। गाड़ी वहीं रुकती है और तीनों बाहर आते हैं। ये कहाँ लेकर आए तू हमें? पराग कहता है। चल तो एहसास कहती है और तीनों अंदर जाते हैं। उन्हें अंदर जाने से कोई नहीं रोकता है। एहसास हॉल में जाती है तो देखती है कि एक औरत हॉल में बैठी हुई है और उसके हाथों में एक गुड्डा है। वो बस उसे राग राग कह रही थी। फ्रेंड, एहसास कहती है। इस आवाज को सुनते ही वो औरत उसके तरफ देखती है। फ्रेंड, वो भागते हुए उसके तरफ आती है। तुम आ गई, ये क्या हुआ है तुमको? वो औरत एकदम किसी बच्चे के जैसे बोलती है। वो मैं बैड लोगों के साथ धिशुम धिशुम कर रही थी तो लग गई, एहसास कहती है। अच्छा अच्छा, तुम्हें तो दर्द हो रहा होगा ना? वो औरत कहती है। नहीं बस थोड़ी से। वैसे मैं देखो तुम्हें किससे मिलाने के लिए लेकर आई हूँ। एहसास कहती है। कौन आया है? वो औरत पूछती है। देखो तो ये दोनों मेरे फ्रेंड्स। ये है रिद्धिमा बजाज और ये है पराग सूर्यवंशी। ये दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, एहसास कहती है। लेकिन वो औरत कुछ नहीं बोल रही है। अचानक से एक वो पीछे हटने लगती है। नो नो, मुझे मत मारना, मैं मरना नहीं चाहती। वो पैनिक करने लगती है। दोनों उसे हैरानी से देखने लगते हैं। एहसास तुरंत उसे गले से लगाती है और कहती है डोंट पैनिक, मैं हूं ना, कोई नहीं मारेगा तुम्हें। हाँ अब चलो गुड गर्ल के जैसी, तुम अपने रूम में जाओ, मैंने तुम्हारे लिए न्यू टॉय मंगवाया है। एहसास कहती है। सच्ची तुमने मेरे लिए न्यू टॉय मंगवाया है? मैं जा रही हूँ, वो औरत कहती है। उसके जाने के बाद एहसास दोनों के लेकर एक कमरे में जाती है। वो कमरा बहुत ही खूबसूरत था। ये किसका रूम है यीशु? रिद्धिमा पूछती है। सामने देखो, खुद ही पता चल जाएगा। रिद्धिमा और पराग सामने देखते हैं तो सामने की दीवार पर एक कपल की फोटो लगी हुई थी। ये दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं? पराग कहता है। तुम जानते हो इस आदमी को? रिद्धिमा पूछती है। हाँ, ये आदमी तो मिस्टर प्रशांत वर्मा है, वर्मा इंडस्ट्रीज के ऑनर। लेकिन ये औरत? पराग पूछता है। ये औरत इनकी वाइफ है, कनक सूर्यवंशी। एहसास कहती है। व्हाट? कनक सूर्यवंशी? ये कैसे पॉसिबल है? जहां तक मुझे पता है मेरी पूरी फैमिली में इस नाम का कोई नहीं है। फिर ये कनक सूर्यवंशी कौन है? पराग कहता है। ये कनक सूर्यवंशी मिस्टर विशंभर सूर्यवंशी की इकलौती बेटी, जिसे उन्होंने अपने फायदे के लिए यूज किया। अपने फायदा के लिए उन्होंने एक साथ कई जिंदगी बर्बाद कर दिया। एहसास कहती है। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, मेरे दादू ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। पराग गुस्से से कहता है। मेरे दादू नहीं राग नानू, मिस्टर विशंभर सूर्यवंशी तेरे दादू नहीं नानू है। एहसास कहती है। तेरे कहने का क्या मतलब है? वो मेरे नानू है। तेरा मतलब कि ये कपल जो हैं वो मेरे मॉम डैड हैं। तेरा दिमाग तो सही है। मैं मेरे मॉम डैड का छोटा बेटा हूं और मेरे मॉम डैड की एक और बेटे हैं, मेरे बड़े भाई मिस्टर पर्व सूर्यवंशी, और हम दोनों बायोलॉजिकल भाई हैं। समझी? देख, तुझे ना कोई गलत फहमी हुई है। पराग कहता है। इसे कोई गलत फहमी नहीं हुई है पराग। एक आवाज वहां सुनाई देती है। कमरे के अंदर एक कपल आ रहे थे। मॉम डैड आप दोनों यहाँ? रिद्धिमा कहती है। ये दोनों रिद्धिमा के मॉम डैड होते हैं, मिस्टर राघव बजाज और रीमा बजाज। हाँ बेटा, हम दोनों यहाँ तुम्हें सच बताने के लिए आए हैं, राघव जी बोलते हैं। पराग और रिद्धिमा एक दूसरे को देखते हैं और फिर उन्हें। बेटा, अभी अभी एहसास ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। आज से 25 साल पहले मुंबई के बेस्ट कॉलेज सेंट मैरीज में एक बैंड काफी फेमस था और उस बैंड का नाम था दी 18th। इस ग्रुप में हम 4 लड़कियां और 4 लड़के थे। मैं, राघव, कनक, प्रशांत, सूर्या, श्रेया, अर्जुन और एलिना। एक बार हमारे शहर में लगातार 3-4 दिन अर्थक्वेक हुआ और बहुत नुकसान हुआ। हर तरफ लोग मर रहे थे, कोई भी शहर में रहने को तैयार नहीं था। तब हमने 18 दिन तक सिर्फ ब्रेड और पानी के सहारे लगातार बिना सोए लोगों की हेल्प करते रहे।
उनके इलाज से लेकर खाने पीने की चीजों का इंतजाम करते थे। हम हमारे ग्रुप में सभी अलग अलग चीजों में माहिर थे। जहां मैं और राघव बिजनेस के दीवाने थे, वहीं सूर्या और श्रेया मेडिकल रिसर्च। अर्जुन हमेशा से आर्मी में जाना चाहता था। एलिना एक फैशन डिजाइनर, कनक एक सिंगर और प्रशांत एक आर्किटेक्ट। हम सब ने मिलकर अपनी अपनी दिमाग से लोगों की हर तरह से मदद की, पूरे 18 दिनों तक। इससे खुश होकर सरकार ने हमें सम्मानित भी किया था। फिर एक दिन हम सभी अपने अपने प्यार के साथ सेटल हो गए, सिवाय कनक, एलिना, प्रशांत और अर्जुन के। अर्जुन देश सेवा में चला गया। एलिना अपनी फैमिली के बिजनेस में हेल्प करने लगी। कनक के फैमिली वाले प्रशांत से उसकी शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अपने फैमिली के बिना बताए उन दोनों ने शादी कर लिया और अचानक से शहर से गायब हो गए। फिर एक दिन हमें पता चला कि हम सभी प्रेग्नेंट हैं। मैं श्रेया, कनक जो अर्जुन के साथ रहती थी। न जाने ऐसा क्या हुआ कि फिर एक दिन हमें न्यूज मिली कि सभी का एक एक्सीडेंट में सबकी मौत हो गई। जब हमने काफी जांच पड़ताल किया तो हमें पता चला कि कनक का बेटा जिंदा है और मिस्टर विशंभर सूर्यवंशी उसे अपना पोता बनाकर रख रहे हैं। यहां तक कि उस एक्सीडेंट के पीछे भी इन्हीं का हाथ था, लेकिन ठोस सबूत न होने के कारण हम कुछ नहीं कर पाए। रीमा जी कहती हैं, क्या हुआ था आप इस वीडियो और फोटो को देखकर अच्छे से समझ जाएंगी। ये ओरिजिनल वीडियो है जिसे मैंने बड़ी मुश्किल से पाया है। ये कहते हुए एहसास टीवी पर वीडियो चला देती है। सभी जैसे जैसे इस वीडियो को देख रहे थे वैसे वैसे उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे। ये सब कैसे पॉसिबल है? यीशु तू कह देना कि ये सब झूठ है। पराग रोते हुए कहता है, सच बहुत कड़वा होता है राग, और ये बिल्कुल सच है। तू चाहे तो खुद चेक कर सकता है क्योंकि तू कंप्यूटर का एक्सपर्ट है। वीडियो असली है या नकली तू बहुत अच्छे से जान सकता है। एहसास कहती है, मैं छोड़ूंगा नहीं उस विशंभर सूर्यवंशी को, उसने इतनी बड़ी राज छुपाए मुझसे। पराग गुस्से से कहता है, सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली ने। क्या तुझे ये पता है कि सूर्यवंशी फैमिली का सबसे छोटा बेटा कौन है? नहीं ना, मैं बताती हूँ। देख इस तस्वीर को ध्यान से। ये है उस फैमिली का सबसे छोटा बेटा, जिसे सबसे दूर छुपाकर रखा गया है, जिसमें पूरी फैमिली को बहुत बड़ी फायदा होने वाली है। बस मिस्टर विशंभर सूर्यवंशी के बर्थडे का इंतजार कर। एहसास कहती है, उस दिन क्या होगा यीशु और मेरी माँ, इन्हें क्या हुआ है? ये ऐसी क्यों है? पराग पूछता है। ये भी तुझे उसी दिन पता चलेगा। तेरी माँ के इस हालत के पीछे कौन है? लेकिन मैं तुम दोनों को एक और बात बताना चाहती हूँ। एहसास कहती है। ये सुनते ही दोनों उसे गुस्से से देखने लगते हैं। देखो गुस्सा मत करो, मैं ऑलरेडी बहुत डरी हुई हूँ। पता नहीं तुम दोनों कैसे रिएक्ट करोगे। एहसास कहती है, बिल्कुल वैसा ही जैसे इतना बड़ा सच जानने के बाद किया। रिद्धिमा कहती है, वो एक्चुअली मेरा असली नाम एहसास बत्रा नहीं है। एहसास डरते हुए कहती है, अच्छा तो क्या नाम है तेरा? पराग पूछता है। वो मेरा असली नाम एहसास अर्जुन राठौर है। राठौर फैमिली के सबसे छोटे बेटे की बड़ी बेटी हूं मैं। एहसास कहती है, व्हाट? क्या कहा तूने? तू एहसास राठौर है? रियली? जहां तक हमने सुना है, उस लड़की की आंखें बिल्कुल पर्पल है और वो एकदम गोरी चिटी है। पराग कहता है, बिल्कुल सही सुना तुमने। ये कहते हुए एहसास अपने बैग से एक लिक्विड निकालती है और अपने फेस पर स्प्रे करती है और फिर एक पेपर से अपने फेस को रब करती है। कुछ ही सेकंड में उसकी गोरी स्किन सबके सामने होती है। फिर एहसास अपने आंखों का लेंस निकालती है। उसे देखते ही सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तू कितनी खूबसूरत है, मैंने आज से पहले कभी भी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। रिद्धिमा और पराग दोनों एक साथ कहते हैं, आज के लिए इतना ही। आखिर क्या होने वाला है 5 दिन बाद जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। बाकी जल्दी मिलते हैं। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड कम सून।